Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to discuss about a very important topic, that is refuse area and disposal of solid waste. So let's understand this topic. Okay. सबसे पहले रिफ्यूज एरिया डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मतलब क्या होता है। मीन्स एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग में प्रोविज़न एक होना चाहिए कि जितना भी वेस्ट उस बिल्डिंग से निकल रहा है तो वहाँ कहाँ पे डिस्पोज होगा। ठीक है, तो जो वो डेजिग्नेटेड स्पेस है बिल्डिंग में जहाँ पे वेस्ट कलेक्ट भी होता है, ठीक है, जहाँ पे कलेक्शन भी होता है वेस्ट का, फिर उसका सेग्रीगेशन भी हुआ। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग किया गया अलग अलग वेस्ट को, ठीक है, कौन सा आपका बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फिर मैनेज करना गार्बेज को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो एक डेजिग्नेटेड स्पेस है, तो बिल्डिंग में आपको दिखता होगा, अब ये डेजिग्नेटेड स्पेस यही हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे अलग अलग आपका बिन बना हुआ है, ये प्लास्टिक बोतल के लिए है डिस्पोजल एरिया, प्लस ये अल्मुनियम टिन के लिए है, ये मिक्स ग्लास बोतल के लिए है, फिर ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है, सॉरी नॉन बायोडिग्रेडेबल, फिर ये बायोडिग्रेडेबल हो गया। ठीक है, ड्राई एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ऐसे ऐसे डेजिग्नेटेड आपका ये वेस्ट बिन टाइप का बना होता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग वेस्ट को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। अब इसके बारे में हम लोग स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखेंगे कि बायलॉज आपका क्या क्या कहता है। तो स्पेस एलोकेशन का बात करेंगे तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर हाई राइज एंड लार्ज बिल्डिंग्स। तो जितना भी हाई राइज बिल्डिंग्स है और लार्ज बिल्डिंग है उसके लिए मैंडेटरी है, मीन्स वहाँ पे आपका ये रहना ही चाहिए। ठीक है, इट शुड अलाउ प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन। अब डिस्पोज एरिया तो रहना ही चाहिए, जो आपका डस्टबिन है वो तो रहना ही चाहिए, प्लस उसमें ये भी सेग्रीगेशन वाला लिखा हुआ रहना चाहिए कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब बायोडिग्रेडेबल में मतलब कौन सा आप वेस्ट डालेंगे, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालेंगे। जैसे प्लास्टिक हो गया तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हम लोग को देखने को मिलता है। तो जितना भी आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो ये सिस्टम को फॉलो करता है। जैसे डिस्पोजल शाफ्ट उसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है, और डेजिग्नेटेड कलेक्शन पॉइंट फॉर वेस्ट, मीन्स जितना भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें आपका ये दोनों में से कोई रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पहले डिस्पोजल शाफ्ट क्या होता है। डिस्पोजल शाफ्ट के बारे में समझते हैं पहले। आपको एक फिगर दिख रहा होगा ये येलो करके, यही आपका डिस्पोजल शाफ्ट, इसी क्या बोलते हैं, डिस्पोजल शाफ्ट। ठीक है, अब ये डिस्पोजल शाफ्ट होता क्या है, तो ये आपका, लेट मी चेंज द कलर, इट विल लुक मच बेटर। अब ये जो है हर एक फ्लैट से कनेक्टेड रहता है। जैसे ये बड़ा सा अपार्टमेंट है, इसमें डिस्पोजल शाफ्ट लगा हुआ है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो ये फ्लैट से कनेक्टेड रहता है इस टाइप का। देखिए यहाँ पे ये दूसरा फिगर दिख रहा है, ये डिस्पोजल शाफ्ट है। अब फ्लैट में एक इस टाइप का कैबिन बना हुआ रहता है। अब ये कैबिन जो है वो डोर टाइप का है, ये कैबिन को खोला जाता है, उसके बाद यहाँ पे नीचे एक कचड़ा का ये डस्टबिन बड़ा सा रहता है। ठीक है, अब ये डस्टबिन हो सकता है इसमें व्हीकल भी लगा हो या इसको खाली डस्टबिन रहेगा। अब इंसान सब क्या करता है, जो भी कचड़ा है वो पॉली बैग में डाल के इसमें यहाँ से गिरा देता है। ठीक है, और ये डस्टबिन में जाके गिर जाता है। ठीक है, तो यही हो गया आपका डिस्पोजल शाफ्ट। अब इसका यूजेस बहुत सारा है। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत ऊपर रह रहा है तो वो बार बार कचरा को फेंकने के लिए क्या करेगा, तो उसके लिए डिस्पोजल शाफ्ट बनाया गया है ताकि वेस्ट को मैनेज कर सके। ठीक है, अब ये डिस्पोजल शाफ्ट तो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, या तो फिर डिस्पोजल शाफ्ट या फिर डेजिग्नेटेड कलेक्शन पॉइंट रहता है फॉर वेस्ट। डेजिग्नेटेड कलेक्शन पॉइंट क्या हो गया, यही डस्टबिन रहता है बड़ा बड़ा, वो रहता है, इंसान आते हैं और इसमें डस्टबिन में जो भी कचरा है उसको फेंकते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम शुड बी फायर प्रूफ एंड एक्सेसिबल, मीन्स ये सब सिस्टम जो है वो फायर प्रूफ रहना चाहिए ताकि आग ना लगे,
क्योंकि ये सब पाइप से जिससे कचरा जा रहा है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का चांसेस ज़्यादा रहता है ये सब गैसेस का, तो उससे आग लग सकती है। तो वो जो सिस्टम है वो फायर प्रूफ रहना चाहिए और एक्सेसिबल भी रहना चाहिए। मीन्स कचरा जो है, जैसे आपका जो ये डिस्पोजल शाफ्ट है, अब इसमें जो है आपका एक सिस्टम लगा रहता है, जैसे ब्रश रहता है सर्कुलर टाइप का, वो जो है पूरा साफ़ करते चलता है और उसमें वाटर से पूरा एकदम स्प्रे टाइप का छिड़काव करता है ताकि इसमें कुछ गंदगी जो है लग नहीं जाए इनसाइड से, ताकि फाउल स्मेल ना आए। जैसे ये अपना ये जो कैबिन खोलेगा तो फाउल स्मेल ना आए, तो उसके लिए ये पूरा एक्सेसिबल होना चाहिए, साफ़ सफाई इसका रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कहाँ पे ये लोकेटेड रहना चाहिए। तो इट इज़ लोकेटेड इन एन एरिया कन्वीनियंट फॉर गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स। तो वैसे एरिया में रहना चाहिए जहाँ पे आपका गार्बेज कलेक्शन व्हीकल आराम से आ सके। ठीक है, हो सके तो सेपरेट स्पेस भी रहना चाहिए फॉर हैजार्डस एंड नॉन हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, तो हैजार्डस जो है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट सबके लिए हैजार्डस रहेगा, तो वो उसके लिए सेपरेट स्पेस रहे तो और अच्छा है। ठीक है, क्लियर। प्लस पर्पस का हम लोग बात करें तो पर्पस क्या होगा इसका, तो इट इंश्योर्स इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट हो, जो कूड़ा है उसका मैनेजमेंट अच्छा से हम लोग करें, कूड़ा कचरा का। फिर क्लीननेस को प्रमोट करता है ये, एंड इट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब कि हम लोग अपना काम तो कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन का ध्यान में रखते हुए, मतलब फ्यूचर जनरेशन का जो रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो यही हो गया आपका सस्टेनेबिलिटी। तो ये सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करता है। क्लियर है। अब सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कैसे कर रहा है, क्योंकि हम लोग कचरा भी अलग अलग जो है ये कर रहे हैं, तो उसका रिसाइकल हो रहा है। जैसे बायोडिग्रेडेबल को भी हम लोग यूज़ कर लेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल का रिसाइकल कर लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी को हम लोग प्रमोट कर रहा है, इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। आगे हम लोग बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ रेन वाटर। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब डिस्चार्ज ऑफ रेन वाटर मीन्स जो आपका रेनिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो उसका डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे। ऐसा ना हो कि आपका छत में आपका पानी बरसा हुआ, अब पानी जो है वहीं पे स्टे कर गया, उसका डिस्चार्ज का कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो स्ट्रक्चरल डैमेज करेगा, बहुत सारा इशू आएगा। तो इसीलिए एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है जो कि रेन वाटर को मैनेज करता है। ठीक है, कलेक्ट भी करता है और मैनेज भी करता है। तो कलेक्ट कहाँ कहाँ से करेगा, तो रूफ टॉप से, टेरेस से, और भी बहुत सारे स्पेस हो गया बिल्डिंग्स में, वहाँ से कलेक्ट करता है। तो रेन वाटर का डिस्चार्ज के बारे में और आगे बात करते हैं हम लोग। तो स्पेसिफिकेशन एज पर बिल्डिंग बायलॉस। ठीक है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो पहला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत बार हम लोग देख लिए कि प्लॉट का साइज़ 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होता है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करता क्या है कि वो रेन वाटर को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, फिर उसको यूटिलाइज़ करता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा रेन वाटर है तो उस केस में रिचार्ज पिट वगैरह में डाल देता है वो, मतलब डायरेक्ट कर देता है रेन वाटर को, ताकि ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो सके। ठीक है, तो ये तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी देखें। अब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम का बात करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है उसके बारे में सोचते हैं हम लोग। ठीक, प्रॉपरली डिजाइन स्लोपिंग ऑन रूफ एंड टेरेसेस टू डायरेक्ट रेन वाटर इनटू द ड्रेन्स। तो इसका मेन पर्पस क्या हो गया ड्रेनेज सिस्टम का, कि आपका रूफ जो है आपका स्लोपिंग रहना चाहिए। ठीक है, रूफ या फिर टेरेस थोड़ा स्लोपी रहना चाहिए। 1:100 हम लोग पढ़े थे, इतना आपका स्लोप रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक तरफ आपका स्लोपी है तो वहाँ पे आपका रेन वाटर जो है कलेक्ट होगा, जहाँ पे स्लोपी है, जहाँ पे आपका थोड़ा नीचे है एलिवेशन, तो वहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट होगा और वहाँ पे आपका ड्रेन रहेगा। ठीक है, जो पाइप रहता है, यहाँ से पानी जो है वो नीचे जाता है। तो ड्रेन पाइप्स मस्ट बी ऑफ एडिक्वेट साइज टू हैंडल हैवी रेनफॉल। तो आपका ड्रेन पाइप जो है वो एडिक्वेट साइज का होना चाहिए, मतलब इतना बड़ा होना चाहिए कि हैवी रेनफॉल भी आएगा तो उसको भी वो हैंडल कर सके। ठीक है,
विथ आउटलेट प्लेस्ड एट सुटेबल इंटरवल्स, और उसमें आउटलेट जो है आपका सुटेबल इंटरवल में रहना चाहिए। आउटलेट मतलब ओपनिंग्स, ओपनिंग्स जो है आपका सुटेबल इंटरवल में रहना चाहिए ताकि प्रॉपरली हम लोग मैनेज कर सके रेनफॉल को। अब ओवरफ्लो प्रोविजन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रूफ ड्रेन शुड हैव ओवरफ्लो आउटलेट्स टू प्रिवेंट वाटर पुलिंग इन केस ऑफ ब्लॉकेज। तो वैसे केस में जब आपका ड्रेन जो है रूफ में, जो आप ड्रेन डाले थे जिसके थ्रू पानी नीचे आता था, तो उसमें एक और प्रोविज़न होना चाहिए, किसका, ओवरफ्लो आउटलेट भी रहना चाहिए। ठीक है, इन केस ये जो रूफ ड्रेन है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है तो फिर पानी तो ऊपर जमने लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ओवरफ्लो आउटलेट जो है एक और डाल देते हैं। ये एक तरह से बैकअप हो गया। ठीक है, ये है आपका ओवरफ्लो आउटलेट। तो ये जो ओवरफ्लो आउटलेट है ये पानी को स्टोर नहीं होने देता है आपका रूफ में, और पानी जो है इसके थ्रू जो है वो नीचे चला जाता है। तो ये एक बैकअप हो गया। ठीक है, बैकअप किसका, तो रूफ ड्रेन का। ठीक है, आगे देखते हैं मटेरियल स्टैंडर्ड्स। तो पाइप एंड चैनल्स मस्ट बी ड्यूरेबल, नॉन कोरोसिव एंड वेदर रेजिस्टेंट। तो मटेरियल स्टैंडर्ड का अगर हम लोग बात करें तो जो पाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ड्यूरेबल होना चाहिए, नॉन कोरोसिव होना चाहिए और वेदर रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वेदर का भी प्रभाव नहीं पड़े, जंग वगैरह नहीं लगे, ड्यूरेबल हो, ये सब का हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, रेगुलर मेंटेनेंस भी हम लोग को करना है ताकि वो क्लॉग फ्री रहे, मीन्स उसमें ब्लॉकेज वगैरह ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग का प्रिवेंशन हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में समझेंगे। तो वाटर लॉगिंग को पहले हम लोग समझ लेते हैं, वाटर लॉगिंग क्या होता है। वाटर लॉगिंग कब होता है, मीन्स वाटर लॉगिंग मतलब कि आपका जो सॉइल वगैरह है, सराउंडिंग सॉइल, वो पानी और नीचे उससे जा नहीं पा रहा है। ठीक है, सीपेज नहीं हो पा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, पानी जो है ऊपर ही जमा हुआ है, वो नीचे नहीं जा रहा है। तो उस पार्टिकुलर प्लेस को, उस पार्टिकुलर को क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, वैसा एरिया जहाँ पे पानी जो है वो नीचे जा ही नहीं पा रहा है, इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा सॉइल के अंदर, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पा रहा है, वो ऊपर ही जमा हुआ है। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो ड्रेन मस्ट लीड वाटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग फाउंडेशन टू अवॉइड सीपेज और स्ट्रक्चरल डैमेज। इसका मतलब है जो रूफ में हम लोग ड्रेन डाले थे, जिस पाइप से नीचे आ रहा था पानी, ठीक है, तो वो बिल्डिंग फाउंडेशन में पानी को डायरेक्ट नहीं कर दे, तो इससे बचना हम लोग होता है। तो वाटर को थोड़ा दूर ले जाके वो छोड़े, ठीक है, ताकि हम लोग का स्ट्रक्चर जो है डैमेज से बचे, उसमें सीपेज वगैरह ना हो। क्लियर है, तो इससे हम लोग क्या कर, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ड्रेन को, जैसे आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है, अब यहाँ पे रूफ है, यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो रहा है, ये पाइप से नीचे जा रहा है, तो ये पाइप जो है थोड़ा फाउंडेशन से दूर जाके वो वाटर को छोड़ना चाहिए। ठीक है, ताकि ये अगर यहीं पे छोड़ देगा तो क्या होगा, ये पानी कहाँ जाएगा, ये नीचे ही जाएगा, फिर फाउंडेशन रहता है तो इसी को डैमेज करेगा, स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर है हम लोग का उसी को क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो ये पाइप जो है थोड़ा बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट, सरफेस रनअप फ्रॉम ओपन स्पेस should be directed into storm water drains or recharge system। तो जो सरफेस रनअप है, सरफेस रनअप मतलब जो ओपन स्पेस पहले हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग कुछ प्लॉट लिए, तो पूरा प्लॉट में तो बिल्डिंग बनाने का प्रोविज़न नहीं है, तो जहाँ पे हम लोग बिल्डिंग बनाया और जो बच गया वो ओपन स्पेस हो गया। तो जो ओपन स्पेस है यहाँ पे जो पानी बह रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ पे पानी जाएगा, तो ये हम लोग या तो, ठीक है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, जैसे कि रोड के किनारे ऐसा होता है ड्रेन, इसमें हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, या फिर रिचार्ज सिस्टम। अगर ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिचार्ज सिस्टम कुछ रहेगा। ठीक है, कहीं पे अगर आसपास में रिचार्ज सिस्टम है, मतलब जिससे ग्राउंड वाटर को हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, एक गड्ढा बना हुआ है, तो वहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। क्लियर है, या फिर कोई कुआं है जो कि यूजलेस है, वो खाली ग्राउंड वाटर रिचार्ज के काम में आ रहा है, तो वहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई चापाकल हो गया जो कि यूजलेस है, वहाँ पे भी हम लोग ये डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर क्या करता है, रिचार्ज करता है। अब पर्पस हम लोग समझते हैं, पर्पस क्या हो गया,
डिस्पोजल ऑफ रेन वाटर। डिस्पोजल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ रेन वाटर। पर्पस आप समझते हैं। पर्पस में पहला पर्पस क्या हो गया, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉगिंग। ठीक है, वाटर लॉगिंग से हम लोग बचते हैं इसके थ्रू। फ्लडिंग से ही बचते हैं, छत में आपका पानी नहीं भर जाता है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल डैमेज से भी ये बचाता है। तो रेन वाटर डिस्चार्ज सिस्टम जो क्या करता है, पहले तो वाटर लॉगिंग से बचाता है, दूसरा फ्लडिंग से, और स्ट्रक्चरल डैमेज से भी हम लोग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इट प्रमोट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट बाय रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर थ्रू हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो ये जो आपका ये रेन वाटर डिस्चार्ज सिस्टम है, ये क्या करता है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। कैसे करता है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पानी को जब हम लोग ग्राउंड वाटर में डाल दे रहे हैं, मतलब रिचार्ज कर रहे हैं उसको, तो इससे क्या हो रहा है कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट हो पा रहा है। सस्टेनेबल मतलब अपना नीड को भी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, प्लस फ्यूचर जनरेशन का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। क्लियर है, किससे, तो हार्वेस्टिंग सिस्टम जो भी था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उसके थ्रू। ठीक है, इट मेंटेन्स हाइजीन एंड रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल इशूज कॉज्ड बाय स्टैग्नेंट वाटर। तो ये सिस्टम जो है, जो हम रेन वाटर को मैनेज कर रहे हैं, तो हाइजीन को मेंटेन करता है, क्लीननेस को मेंटेन करता है। ठीक है, और जितना भी इन्वायरमेंटल इशू होता है ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर, जो सड़ा हुआ पानी उसके थ्रू, तो उसको भी क्या करता है हम लोग, उससे उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, ये सिस्टम। तो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम शो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कलेक्शन एरिया है जहाँ से रेन वाटर कलेक्ट होता है, ये ड्रेन पाइप है, ये स्टोरेज टैंक है, और ये एक्स्ट्रा जो है वो रिचार्ज फैसिलिटी जहाँ पे भी प्रोवाइडेड है, वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा वाटर को डायरेक्ट कर दे रहे हैं। क्लियर है। Let's move to our next topic, that is provision of litter box। प्रोविजन ऑफ लेटर बॉक्स क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो ए लेटर बॉक्स इज ए डेजिग्नेटेड बॉक्स, ठीक है, और कंपार्टमेंट इंस्टॉल्ड इन ए बिल्डिंग। तो ये क्या है, ये देखिए एक लेटर बॉक्स है, डेजिग्नेटेड बॉक्स है, मतलब इसमें लेटर बॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बॉक्स हो गया, या फिर कंपार्टमेंट हो गया इंस्टॉल इन ए बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग में इंस्टॉल रहता है टू रिसीव एंड कलेक्ट मेल सिक्योरली। अब ये कंपार्टमेंट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये जो लेटर बॉक्स है, इसका मेन काम क्या हो गया, ये छोटा छोटा पार्सल हो गया या फिर मेल्स जो कि आता है वो उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, अब बिल्डिंग बायलॉज क्या क्या स्पेसिफिकेशन दे के रखा है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मैंडेटरी इंस्टॉलेशन। ठीक है, जितना भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अपार्टमेंट हो गया या फिर गेटेड कम्युनिटी हो गया, ये सब में लेटर बॉक्स का प्रोविज़न मस्ट हैव ए प्रोविज़न फॉर लेटर बॉक्स। तो ये सब में आपका लेटर बॉक्स का प्रोविज़न काफ़ी ज़रूरी है, मतलब लेटर बॉक्स आपका रहना ही चाहिए। ठीक है, ऑफिस एंड कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस मस्ट इंक्लूड सेंट्रली लोकेटेड और इंडिविजुअल लेटर बॉक्सेस फॉर एफिशिएंट मेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना ऑफिस है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आपका लेटर बॉक्स या तो मतलब कि सेंट्रली लोकेटेड लेटर बॉक्स होना चाहिए जिसमें कंपार्टमेंट्स बना हो, या फिर इंडिविजुअल लेटर बॉक्स सिस्टम होना चाहिए, मतलब हर एक ऑफिस के बाहर आपका ये लेटर बॉक्स का सिस्टम रहे। ठीक है, अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करें, मतलब कहाँ लोकेशन होना चाहिए लेटर बॉक्स का, तो वो काफ़ी कन्वीनियंट लोकेशन में इंस्टॉल रहना चाहिए, जैसे कि मेन एंट्रेंस हो गया या फिर रिसेप्शन एरिया हो गया। क्लियर है, जहाँ पे आपका रेसिडेंट भी आराम से एक्सेस कर सके और पोस्टल स्टाफ जो आया है जो मेल लेके, वो भी आराम से उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, आराम से वहाँ तक जा सके। अब हम लोग डायमेंशंस का बात करते हैं। तो डायमेंशंस को हम लोग समझते हैं। Each unit, flat or office should have separate compartments if an individual letterbox system is used। अगर individual letterbox system है, ठीक है, अगर यूज़ किया गया ऑफिस या फिर अपार्टमेंट में, तो उसमें सेपरेट कंपार्टमेंट्स रहना चाहिए। ठीक है, कंपार्टमेंट शुड बी स्पेसियस एनफ टू एकोमोडेट स्टैंडर्ड साइज लेटर्स एंड स्मॉल पार्सल्स। तो ये देखिए, ये ऑफिस या फिर बड़ा बड़ा अपार्टमेंट्स में इस टाइप का
लेटर बॉक्स सिस्टम रहता है, तो इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है जिसमें आपका नंबरिंग भी रहता है, जैसे 1 है फ्लैट नंबर 1 के लिए, फ्लैट नंबर 2 के लिए, 3 के लिए, या फिर ऑफिस का नाम से भी हम लोग डेजिग्नेट कर सकते हैं। क्लियर है? 4 है, 5 है, इसमें आपका की भी लगता है, चाबी से खुलेगा ताकि आपका, हाँ ठीक है, क्लियर है। मीन्स इस जो लेटर इसमें डाल दिया गया उसको निकाला नहीं जा सकता है। क्लियर? आगे समझते हैं मटेरियल स्टैंडर्ड का के बारे में। तो लेटर बॉक्स मस्ट बी मेड ऑफ ड्यूरेबल मटेरियल्स लाइक स्टेनलेस स्टील, अल्मुनियम और वेदर रेजिस्टेंट प्लास्टिक टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इसका मतलब जो लेटर बॉक्स है वो आपका ड्यूरेबल मटेरियल का बना रहना चाहिए, जैसे स्टील का बना हुआ होना चाहिए, अल्मुनियम का, या फिर वेदर रेजिस्टेंट प्लास्टिक है उसका ही बना होना चाहिए। तो ये डेजिग्नेटेड भी रहना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर सिक्योर लॉकिंग मैकेनिज्म रहना चाहिए टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ मेल। तो इसमें लॉकिंग सिस्टम भी रहना चाहिए कि लेटर बॉक्स एक बार डाल दिया गया तो उसको दोबारा निकाला नहीं जा सकता है जब तक खोला नहीं जा सके। ये ऊपर से यहाँ पे थोड़ा स्पेस रहता है जिससे लेटर जिससे मेल वगैरह या फिर लेटर को हम लोग डाल सकते हैं, या फिर छोटा पार्सल वगैरह को। आगे देखते हैं मार्किंग एंड आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? लेटर बॉक्स जो है उसमें लेबल रहना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए, जैसे फ्लैट नंबर क्या है, अगर अपार्टमेंट में है तो ऑफिस नेम या फिर रेसिडेंट नेम रहना चाहिए ताकि इजीली आइडेंटिफाई कर सके आपका पोस्टल स्टाफ भी और रेसिडेंट भी कि कौन सा कंपार्टमेंट उसका है। ठीक, अब इसका मेन पर्पस क्या हो गया इसके बारे में समझते हैं। तो पहला है इट इंश्योर सेफ एंड ऑर्गेनाइज डिलीवरी ऑफ मेल एंड पार्सल। तो ये जो आपका लेटर बॉक्स है वो सेफ प्लस ऑर्गेनाइज डिलीवरी जो है वो इंश्योर करता है मेल और पार्सल के लिए। ठीक है। एलिमिनेट द रिस्क ऑफ लॉसिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और करस्पॉन्डेंट। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और करस्पॉन्डेंस, ये सब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है तो इसको जो है सेफली जो है, सेफ्टी तो इंश्योर करता ही है, आपका ये जो है उसका लॉस होने का ये लॉस होने का जो है चांसेस काफ़ी घट जाता है इसके कारण। ठीक है। मीन्स चूँकि आपका जितना भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सेफ रहेगा, लॉकिंग सिस्टम से रहता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, रिस्क जो है वो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो लॉस हो जाएगा, वो पूरा घट जाता है। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द इनकन्वीनियंस ऑफ अनडिलीवर्ड और मिसप्लेस्ड मेल। तो चूँकि ये प्रॉपरली डेजिग्नेटेड है, ठीक है, तो आराम से जो पोस्टल स्टाफ है वो आराम से पढ़ सकता है और उसको डिलीवर कर सकता है। तो ये जो इनकन्वीनियंस जो है कि अगर डेजिग्नेटेड नहीं रहता तो कहाँ पे हम लोग मेल को पहुँचाए या लेटर को पहुँचाए, तो वो जो है पूरा घट जाता है। I hope you liked the lecture. This is all for today. Thank you for listening and kindly subscribe my channel to get more videos. ठीक है।